सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था रिगार्डिंग द मेन पॉइंट्स and the main concepts behind that are discussed in the previous video, and today I'm going to explain it in detail with the help of octahedral complexes. And along with that I must remind you कि मैंने last video में octahedral complex को लेके एग्जाम्पल लेके भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया था. सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आई विल स्टार्ट द वीडियो. सो आई टोल्ड यू दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है, एंड वी कंसीडर द नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड्स and or the ligands at the point of negative charge and the central metal atom or cation as a point charge, positive point charge. So also I told that हम इसको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग तरह से पढ़ेंगे इस थ्योरी को. So now for octahedral complexes I told you that this theory says that when 5d orbitals come in the field of the ligands, the electron cloud of the ligands which have negative charge and the orbitals जो होते हैं हमारे 5d orbitals, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें रिपल्शंस होती हैं, and some of those orbitals face more repulsion, some face less repulsion, due to which some of them become high energy orbitals and some become low energy orbitals. मतलब जो degeneracy होती है d orbitals की, that gets split in the contact in the crystal field of ligands in the, and ये जो splitting होती है ये हमारी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है. तो अब हम जो डिस्कस कर रहे वाले हैं वो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिस्कस करने वाले हैं. सो जो ये स्प्लिटिंग भी होगी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगी, जो मैंने थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया था. सो एज दिस थ्योरी सेज कि जो डिजेनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है. वो कैसे स्प्लिट होगी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए. सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पे लाई करता है, एंड जो हमारे लिगेंड्स हैं वो लाई करते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, एट द 6 कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रन. तो मैं वो यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाने वाली हूँ, एंड अलोंग विद दैट एक्स वाई जेड एक्सिस भी बीच में मेंशन हो जाएंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था. So just a second. चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रन का एंड शो करते हैं कैसे हमारे लिगेंड्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं. इन दिस ऑक्टाहेड्रन, तो this is z axis, this is y axis. This is the problem while drawing on this screen. ओके, सो ये है हमारी z एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस. जो इतनी बड़ी सी ड्रॉ हो गई, अगर मैं इसको इरेज करूंगी ये पूरी इरेज हो जाएगी. सो ये है हमारी x एक्सिस, इरेज करना पड़ेगा यहाँ तक. ठीक है, अभी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है सेंटर में, यहाँ पे ये हमारे हैं, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे और एक लिगेंड हमारा है यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऑक्टाहेड्रन के. ठीक है, और एक लिगेंड है हमारा ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन के इस कॉर्नर पे, लाइक दिस. ओके, ठीक है, ऑक्टाहेड्रन के इस कॉर्नर पे. तो नाउ यू कैन सी दैट लिगेंड्स जो लाई कर रहे हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दे आर लाइंग ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस.
ठीक है। एंड मैंने लास्ट टाइम भी शेप्स बनाई थी 5D ऑर्बिटल्स की, तो अभी वो भी दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग dx2 minus y2 ऑर्बिटल। सो इफ दिस इज z एक्सिस एंड ये हमारी है x एक्सिस के अलोंग एक लोब होती है इसकी, हमारे dx2 minus y2 ऑर्बिटल की, एंड एक होती है हमारी ये लोब along y axis. So this is y axis, this is z axis. ये लोब्स बराबर साइज की होती हैं। मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ड्रॉ करना लिटिल इट इज लिटिल टफ। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा dx2 minus y2 ऑर्बिटल। सो यू कैन सी कि एक लोब लाई कर रही है x एक्सिस के अलोंग, एक लाई कर रही है y एक्सिस के अलोंग। यू कैन सी दैट। ठीक है, और अभी मैं dz2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगेन इफ दिस इज z एक्सिस, तो इसकी एक लोब तो z एक्सिस पे ही लाई करेगी। ठीक है, और ये हमारी हो गई, वाओ, ये हमारी हो गई y एक्सिस, और ये हमारी है x एक्सिस। और यहाँ पे सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे भी होता है dz2 में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dz2। तो इसकी जो लोब है वो एक लोब कहाँ लाई कर रही है, z एक्सिस पे लाई कर रही है। अब आ जाते हैं dxy ऑर्बिटल्स पे, ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो ये हमारी z एक्सिस है, ये हमारी है y एक्सिस, and this is r, no, this is x, this is y, this is z. तो इन बिटवीन समवेयर लाई करती हैं ये, नॉट एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस, प्लेन्स में लाई करते हैं ये जो ऑर्बिटल है, माइनस प्लस प्लस माइनस। एंड ड्रॉइंग द dxz ऑर्बिटल, वी गेट, क्या मिलता है हमें, कैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ये z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये यहाँ पे एंड समवॉट वाओ यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन बिटवीन द एक्सिस, एंड देन dy z ऑर्बिटल। तो ये बनेगा, ओके, ये हमारा z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये बनेगा हमारा यहाँ 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 एंड समवॉट यहाँ, और ऐसे बनेगा ये। ओ वाओ, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय स्क्रीन। ये है x एक्सिस, ये z हो गया, ये एक लोब यहाँ एक लोब यहाँ, तो ये हो जाता है हमारा, ये बन गए मेरे ऑर्बिटल्स। अब जब इन ऑर्बिटल्स को हम ध्यान से देखते हैं तो वी कैन सी दैट फॉर x2 minus y2 एंड dz2 ऑर्बिटल्स, जो लोब्स हैं वो लिगेंड्स की प्लेन में, लिगेंड्स के जो एक्सिस है उन पे लाई करती हैं, वाइल जो हमारे बाकी तीन ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो लोब्स हैं वो बिटवीन द प्लेन्स लाई करती हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज, due to this, energy of dx2 minus y2 and dz2 orbitals is increased much more in the presence of crystal field as compared to the remaining 3d orbitals. So the 5 degenerate d orbitals, they lose their degeneracy and split into 2 point groups, T2g and EG, that I told in the previous video also. So the T2g group of orbitals will contain 3 degenerate। अब जो नीचे वाले जो हमारे कम एनर्जी वाले हैं ऑर्बिटल्स, वो तो आपस में डिजेनरेट होंगे, मतलब उनकी तीनों की एनर्जी सेम होगी, these 3 will have same energy and these 2 will have same energy. So the 3 degenerate orbitals, that is dxy, dyz and dzx और dxz orbitals जो होंगे वो हमारे होंगे T2g, एंड EG ग्रुप में क्या होंगे हमारे dx2 minus y2 and dz2।
2. So due to face repulsion जो हुई है, face repulsion हुई है ना between ligands and the lobes of the 2d orbitals, जो Eg group of orbitals हैं, they possess higher energy than those of T2g orbitals. This energy gap known as crystal field splitting in between these two sets, इसको डेल्टा नॉट कहते हैं या डेल 10d क्यू भी कहते हैं. सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं इसको अब ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी. दिस इज द एनर्जी, ठीक है, इस एक्सिस के लॉन्ग. और अगर मैं 5d ऑर्बिटल्स को सर्कल्स की फॉर्म में, या मैं यू कैन शो, जैसे हम बॉक्सेस शो करते हैं 5d ऑर्बिटल्स के, वैसे भी आप शो कर सकते हो ऐसे. सो दीज आर 5 degenerate मतलब ऑफ सेम एनर्जी, degenerate orbitals, d orbitals of metal atom, central metal atom or ion in the absence of ligands, in the absence of ligands. And अब क्या हुआ, इनकी एनर्जी जो है ये अगेन अभी ये 5 डिजेनरेट ही है. सो degenerate d orbitals in the crystal field, hypothetical crystal field मतलब किसी भी तरह की जो अगर सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड होती, सिमेट्रिकली लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हर डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होता है, ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी में रेज होते. सो हम पहले ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक क्रिस्टल फील्ड सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड में है, मतलब इट इज अ हाइपोथेटिकल थिंग. एंड अब क्या हो रहा है, अब ये स्प्लिट हो रहे हैं 2 सेट्स में, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ रहे हैं और नीचे 3 आ रहे हैं, ठीक है. तो ये जो है ये हो गई अब स्प्लिटिंग. तो ये कौन सा ऑर्बिटल्स हो गए, ये dxy dyz dxz, यानी कि T2g ऑर्बिटल्स, यानी कि स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in octahedral crystal field. एंड ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं, dx2 minus y2 एंड dz2, जिनको हम Eg ऑर्बिटल्स बोलते हैं. एंड इनकी एनर्जी, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा नॉट या 10d3 है ये वैल्यू. ये जो वैल्यू है ये हायर है बाय 0.6 डेल्टा नॉट और ये बाय लोअर है 0.5 डेल्टा नॉट, ठीक है. सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10dq. सो 0.6 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 6dq and 0.4 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 4dq, ठीक है. सो जो ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे आया है, ये जो मैंने 6 डेल्टा क्यू और 4 डेल्टा क्यू लिखा है. सो दीज कैलकुलेशंस हैव शोन दैट इस केस में एनर्जी ऑफ T2g ऑर्बिटल्स इज लेस बाय एन अमाउंट ऑफ 0.4 delta naught or 4dq as compared to the energy of hypothetical degenerate d orbitals. ये जो थे यहाँ पे, इनसे ये 0.4 डेल्टा नॉट स्टेबल हो गए हैं, ठीक है. और जो Eg ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इज मोर बाय 0.6 डेल्टा नॉट और 6 dq देन दोज ऑफ हाइपोथेटिकल degenerate d orbitals in the crystal field, ठीक है. Also by calculations it has been shown that each electron entering into T2g orbital, जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में एंटर करता है,
it stabilizes the complex by 0.4 डेल्टा नॉट। मतलब अगर वो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी में ऐड हो जाता है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है T2g ऑर्बिटल में आ रहा है, तो वो 0.4 डेल्टा नॉट अमाउंट से कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। और ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग दी T2g ऊपर वाले ऑर्बिटल्स Eg ऑर्बिटल्स destabilizes the complex by 0.6 डेल्टा नॉट और 6 dq। ये जो टोटल एनर्जी होगी, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे Eg और T2g में मिला के, उनकी एनर्जी निकालने के बाद टोटल एनर्जी of these d orbitals gives the crystal field stabilization energy and magnitude of ये जो डेल्टा नॉट है ना, डिफरेंस इन एनर्जी है, ये डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब लिगेंड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्प्लिटिंग इज लार्ज, तो लार्ज स्प्लिटिंग होती है। जब लिगेंड की जो फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका चार्ज बहुत एनहांस्ड होता है, तो स्प्लिटिंग लार्ज होता है, डेल्टा नॉट इज हाई, दिस डिफरेंस इज हाई। व्हेन the ligands are weak field ligand, डेल्टा नॉट कम हो जाता है। therefore filling of electrons d ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा किस फैक्टर पे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या लिगेंड फील्ड वीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आगे। सो लिगेंड्स को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं। सो हमारे पास जस्ट सेकंड दो टर्म्स आ गए यहाँ पे। What is happening to this page? ओके, तो एक तो हमने टर्म आ गई हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड, ये भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं अभी एग्जांपल्स कराऊंगी, आयंस की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराऊंगी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और दूसरा, लिगेंड्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन द सीरीज, इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, एंड इसको बोलते हैं, इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज क्या है? आयोडाइड इज अ वीक लिगेंड, देन ब्रोमाइड, देन थायोसाइनेट SCN negative, then fluoridine, then sulfidine, then fluoride हाइड्रोक्साइड, फिर आपका ऑक्सिलेट आयन है, फिर आपका है वाटर, फिर आपका है थायोसाइनेट N, फिर है आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट जिसपे 4 नेगेटिव चार्ज होता है, फिर एमोनिया, फिर इथाइलिन डायमीन, फिर साइनाइड, फिर कार्बोनिल। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज। अब ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसे, सीरीज तो हमारी हो गई, समझ आ गई हमें। अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, जिससे आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होंगे, हमारा जो सेंटर मेटल एटम होगा, किसी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में 2 होगा सेंटर मेटल आयन में, किसी में 3, किसी में 4, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं। सो ये हम करते हैं। अब स्टार्ट। सो फिलिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि T2g ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, जब लीगेंड फील्ड स्ट्रांग होगी, जब लीगेंड स्ट्रांग होगा, जब डेल्टा नॉट लार्जर होगा। देखो ना, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा ये वैल्यू, ये हमने ऐसे पढ़ा था कि ये स्प्लिट हो गए 2 उसमें, यहाँ ये 2 आ गए और नीचे आ गए 3। ये हैं हमारे T2g, ये हैं हमारे Eg, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा नॉट। जब लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, मैंने बताया था ये। स्ट्रॉन्गर द लीगेंड फील्ड,
ठीक है, मोर इज डेल्टा नॉट। ठीक है, जब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा इस केस में, बेसिकली एक टर्म है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी होती है, आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं एक ही ऑर्बिटल में, तो उनमें क्या हो जाती है, रिपल्शन होती हैं। तो उस रिपल्शन को ओवर करने के लिए जिस एनर्जी की बात हम करते हैं वो होती है पेयरिंग एनर्जी। सो अगर डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब पेयरिंग करने में कम एनर्जी लग रही है एज कंपेयर टू हमारा डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब देखो, मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हंस रूल तो ये कहता है 1 2 3, फिर एक यहां जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पेयरिंग की। अगर मान लो डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पेयर अप हो जाएगा। जब वो यहाँ पे पेयर होगा, वो तब भी पेयर अप होगा अगर आपकी डेल्टा नॉट की वैल्यू, क्योंकि पेयरिंग से भी डिस्टेबलाइजेशन होती है कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि पेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती हैं। लेकिन अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू इज हायर देन पी, दैट इज पेयरिंग एनर्जी, देन ऑब्वियसली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएगा। So electrons get paired up in lower T2G orbitals instead of going to higher energy EG orbitals. So this type of complex obtain, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बताया था। जब पेयरिंग होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये कब होते हैं, स्ट्रॉन्गर लीगेंड के केस में, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। सो ये वहां पे बात है। अब होता है अगर मान लो वीक फील्ड लीगेंड, तो डेल्टा नॉट कम होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, डेल्टा नॉट विल बी लो, विल बी लेस। ऑब्वियसली जो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की, 5 डी ऑर्बिटल्स की T2GeG में, वो एनर्जी कम होगी, डिफरेंस कम होगा। सो व्हाट विल हैपन, डेल्टा नॉट विल बी लेस, या फिर ये कह सकते हैं पेयरिंग एनर्जी विल बिकम मोर देन डेल्टा नॉट। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर टू जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, वहां जाना प्रेफर करेंगे। मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे अगेन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 1 2 1 2, तो ये हमारे हैं T2G, ये है हमारे EG। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम है, डेल्टा नॉट इज लेस एंड पेयरिंग एनर्जी इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो डिस्टेबलाइज कर रहा है कॉम्प्लेक्स को, तो और डेल्टा नॉट कम है, तो इट विल प्रेफर टू एंटर हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल रादर देन पेयरिंग अप। ये कब होगा, ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड में होगा, और इस केस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे, जब कैसे पेयर अप होंगे, नहीं होंगे, कैसे अरेंज होंगे, व्हेन द लीगेंड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in d orbitals, कब, in the presence of strong field ligands। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लिगेंड्स कैसे, जैसे साइनाइड आयन है, NO2 है, इथाइलिन डायमीन है, ये सारे जो है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन केस में, इस केस में क्या है, डेल्टा नॉट की वैल्यू इज ग्रेटर देन P, सो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर टू पेयर अप। तो इलेक्ट्रॉन्स विल व्हाट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल occur, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will occur, they will prefer to pair up instead of going to higher energy T2G orbitals। तो होगा क्या, मैं जैसे एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे ये मेरे 3 हैं T2G ऑर्बिटल्स,
और ये है मेरे 2 Eg ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहाँ पे है मेरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कैसे निकालेंगे हम। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो T2G में ही रहेगा, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है जब वो D1 में रहेगा तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो ये वैल्यू थी कितनी थी, जब वो T2G में होते हैं, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग T2G ऑर्बिटल स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स बाय 0.4 डेल्टा नॉट, यानी कि -0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगी उसकी एनर्जी। सो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, 0.4 डेल्टा नॉट, या कह सकते हो 4 -4 DQ, -4 DQ, है ना, क्योंकि नेगेटिव में कम है ना एनर्जी, नेगेटिव में लेंगे हम इसको, तो -4 DQ हो जाएगी, ठीक है। अगर अब D2 में आ रहा है, D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली ये भी यहीं ऑक्यूपाई होंगे। यहाँ तो अभी पेयरिंग की कोई बात ही नहीं है, ये हमारे Eg ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.4, क्योंकि दोनों T2G में है, तो -0.8 डेल्टा नॉट, या कह सकते हो -8 DQ हो जाएगी एनर्जी, करेक्ट। D3 में भी पेयरिंग जैसा कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, अभी ये तो चाहे वीक भी होता तो भी ऐसे ही होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कुछ फर्क, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ तो अभी सिंगली ऑक्यूपाई हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन्स T2G में एंटर कर रहे हैं, -0.4, सो दिस इज -1.2 डेल्टा नॉट और 12 DQ, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग D4 के केस में, क्योंकि डेल्टा नॉट ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर करेगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, तो ये Eg ऑर्बिटल वेकेंट ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, गॉड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो मैं सीधा 10 वाली वैल्यूज ले रही हूँ यहाँ पे, तो 4 × 10, ओ गॉड, just a second, what is wrong with it, I don't know sometimes what happens to my screen. Okay, फिर लॉक हो गई है, what is happening to it. ओके, सो माइनस में साइन, ठीक है, तो ये आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो -16 DQ, ठीक है। अब अगर होगा D5 में भी पेयरिंग हो जाएगी, मतलब 1 2, ये T2G है मेरे, और ये हमारे हैं Eg ऑर्बिटल्स, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन डिपेंड करेगी कौन से ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं आपके। अब ये कहाँ लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये सब T2G में लाई कर रहे हैं, तो 5 के 5 T2G में एनर्जी -4 होती है, तो दिस इज इक्वल टू -20 DQ। D6 के लिए, D6 के लिए 1 2, एंड ये यहाँ पे भी पेयरिंग हुई है, क्योंकि जहां तक जब तक अवेलेबल है हमारे पास ऑर्बिटल में स्पेस, पेयरिंग होती रहेगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई है एज कंपेरेटिव टू योर पेयरिंग एनर्जी, सो -24 DQ। D7 में अब ऑप्शन नहीं बचती, क्योंकि D7 में अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की ही स्पेस है T2G में, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्यूपाई करेगा, Eg को ऑक्यूपाई करेगा। जब वो Eg को ऑक्यूपाई करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये 6, इनकी तो एनर्जी है -24 DQ, इनकी है -24, इसकी कितनी है 6 DQ, है ना, इसकी कितनी है 6 DQ, तो कैसे क्या हो जाएगी एनर्जी फिर, -24 + 6, दैट इज -18 DQ, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और है,
कि जिनमें भी आपकी पेयरिंग हो रही है, जहां जहां आपकी पेयरिंग हो रही है वहां पे पेयरिंग एनर्जी भी ऐड करनी है हमें, जो मैंने करी नहीं है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो पी की वैल्यू ऐड होगी यहाँ पे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, दो 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 की पेयरिंग हो रही है तो दो की। इसमें कितने हो रहे हैं, तीन पेयर अप हो रहे हैं तीन की। इसमें कितने हो रहे हैं, तीन पेयर हो रहे हैं तो तीन की पेयरिंग एनर्जी ऐड होगी। D8 वाला 1 2 और ये। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कितनी -24, इसकी कितनी 12। तो -24 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 DQ प्लस कितनी पेयरिंग हो रही है, प्लस पेयरिंग हो रही है अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 3 टाइम्स हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, D9 में अब पेयरिंग यहाँ पे भी होगी, EG में भी। तो यहाँ पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग, यहाँ पेयरिंग। ठीक है, और 6 हो गए, 7 8 9, तो कितनी एनर्जी -24 इसकी, और यहाँ पे 6 3 18 इसकी। तो -24 प्लस 18 टोटल कितनी हो गई, -24 प्लस 18 इज इक्वल टू -6 DQ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं, 4, आई मीन 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं। एंड D10 लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हम जितने भी मैक्सिमम करते हैं इसमें हम जो है हमारे, हमने जिंक तक जो किए हैं वो D10 कॉन्फ़िगरेशन तक हो जाते हैं हमारे फील्ड। अगर हम बात करें अपने ट्रांजिशन मेटल्स की, तो यहाँ पे ये हो गया 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, एंड इनमें तो पेयरिंग वैसे ही हो गई क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करने ही करने हैं। इनकी -24 है, इनकी कितनी है 24। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, -24 प्लस 24 0, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं 5p, तो ये हो गई इनकी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स गेट अरेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। सो अगर हम बात करें इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद D7 कॉन्फ़िगरेशन से, D7 कॉन्फ़िगरेशन से जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है आपका EG ऑर्बिटल में एंटर करा, बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स 6 DQ से डिस्टेबलाइज हो गया, तो एनर्जी -18 DQ हो गई। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिख ही रहा है। इन द सेम वे हमारे बाकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल ली है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आ जाते हैं हम अपने वीक फील्ड लिगेंड में। अरेंजमेंट of electrons in weak ligand field, वीक लिगेंड फील्ड, जैसे हमारे हैलाइड्स हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे वीक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमने पीछे पेयर करा उसमें पेयरिंग होने की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए हैं, इसलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन नहीं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना था प्रीवियस केस में। अब यहाँ फिलिंग स्टार्ट करिए, सेम वही, ये d ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ये हमारा है नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, यहाँ पे हमारे हैं T2g ऑर्बिटल्स, यहाँ पे EG, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये 3 ऑर्बिटल्स, ये 2 ऑर्बिटल्स, D1 के केस में तो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम, सो -4 DQ हो जाएगी एनर्जी। D2 के केस में भी जैसे मैंने कहा था, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, यहाँ तो कुछ पेयरिंग वाला लेना देना ही नहीं है। वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे पेयरिंग प्रेफर नहीं होगी। जब भी पेयरिंग की बात होगी, जब भी पेयरिंग की ऑप्शन होगी, -8 DQ। D3 के केस में 1 2, तो D3 के केस में भी 1 2 3 -12 DQ। D4 के केस में, D4 के केस में वाई, बिकॉज D4 के केस में
अब पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो क्या हो रहा है, डेल्टा नॉट की वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी इज हाई, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर करेगा हायर एनर्जी ईजी ऑर्बिटल में एंटर करना, और इसकी वजह से जो है एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी ये आ गई डेल्टा नॉट इज लेस देन ये। तो यहाँ पे इसकी कितनी आई, -12, इसकी आई +6, तो टोटल हो गई -6 dq हो गई हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। D5 का केस करते हैं। D5 में भी वही पेयरिंग नहीं होगी जब तक चॉइस है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 T2G में EG में, तो इसकी -12, इसकी +12, 6 × 2 और इसकी 4 × 3, तो टोटल कितनी 0 dq। ठीक है, D6 से अब पेयरिंग, अब ऑप्शन नहीं है, आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेयरिंग होने के बाद कितनी हो गई, यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद 4 × ये हो गई 16 dq, और ये हो गई अपनी -16, और ये हो गई 12, तो ये होगी -4 dq प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, सो D6 कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, तो वो पेयरिंग एनर्जी ऑब्वियसली ऐड होगी यहाँ पे, और -4 dq हो गई यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। अब D7 में भी सेम चीज सिचुएशन है, पेयरिंग तो होनी है यहाँ पे भी। तो लेकिन पेयरिंग कब होनी है, जब EG में फिल होने के बाद। तो 1 2 3 4 5, तो आप देखिए ऐसे 6 1 2 3 ये 6 7, तो अब ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5 × 4 20, एंड ये हो गए आपके 12, तो यहाँ पे होगी -20, तो ये होगी -8 dq प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो 2p। D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 2 और 1 मिनट यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी कितनी होगी 6 × 4 24 -24, और इनकी कितनी हो गई 12, तो -24 और आपके 12 कितना हो गया -12 dq, और कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं 3, तो 3 + 3 पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि टोटल क्रिस्टल फील्ड जो है वो पेयरिंग पे भी डिपेंड करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, पेयरिंग एनर्जी तो काउंट होगी। एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन में पहले ये मैंने बनाई T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहाँ पे ये बने मेरे EG ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पेयरिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 × ये कितने हो गए -24, और यहाँ पे 3 × 6 + 18, तो कितनी हो गई -24, ये होगी -6 dq, और कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं 4, तो 4 पेयरिंग, और यहाँ पे अब D10 में हमारे जो हैं वो हो गए 1 2, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, सारी पेयर्ड अप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये -24 + 24 0 + 5 पेयरिंग एनर्जी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट crystal field stabilization energy, and how we calculate the how we arrange the electrons in 5d orbitals which are not degenerate now, they are split into two orbitals of two sets of orbitals of different energy, T2G and EG orbitals। तो उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है वीक फील्ड लिगेंड के केस में एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, जो है ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से करते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने बोला
हमारे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस मैंने अभी कराए हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इसलिए हैं क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो है इट इज मोर देन दिस डेल्टा नॉट, ठीक है, इट इज मोर देन डेल्टा नॉट। एंड वो जो हमारे पिछले वाले थे कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने पहले कराए थे वो थे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, क्योंकि वहां पे डेल्टा नॉट वाज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। तो वो हमारा डिपेंड करेगा, कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करेगा हमारा कौन सी लीगेंड फील्ड है जब हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हैं, मतलब उनको पुट कर रहे हैं इन द वेरियस d ऑर्बिटल्स ऑफ टू सेट्स T2G एंड D एंड योर EG। So this was regarding octahedral complexes. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगी, कैसे उसमें भी स्प्लिटिंग होती है ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। एंड देन आई थिंक देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स रिमेनिंग जो है मैग्नेटिज्म के बारे में आपको समझ आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, यानी कि जो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन सी दैट इनमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे। और हमारे जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें ज्यादातर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ये डायमैग्नेटिक होंगे मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन हो गई हैं ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कवर करके फिर हम जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें ये भी मैं डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय द टाइम प्रैक्टिस दिस फिलिंग ऑफ इलेक्ट ऑर्बिटल्स for octahedral complexes based on crystal field splitting, sorry, crystal field theory.